कल्पना कीजिए कि आप 19वीं सदी के इंग्लैंड में डार्विन के अध्ययन कक्ष में बैठे हैं। बाहर पक्षी घोंसला बना रहे हैं और चींटियां एक कतार में चल रही हैं। डार्विन के सामने एक बड़ी चुनौती थी। लोग कह रहे थे, डार्विन, तुम शरीर की बनावट के बदलाव को तो समझा सकते हो, लेकिन उस दिमाग का क्या जो एक पंछी को बिना सिखाए घोंसला बनाना सिखा देता है? क्या ये ईश्वर का सीधा चमत्कार नहीं है? डार्विन ने अपनी कलम उठाई और 7वें अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे शरीर बदलता है, वैसे ही सहज प्रवृत्ति भी प्राकृतिक चयन के जरिए विकसित होती है। डार्विन कहानी शुरू करते हैं ये समझाते हुए कि सहज प्रवृत्ति वो काम है जो एक जानवर बिना किसी अनुभव के और बिना ये जाने कि वो क्यों कर रहा है, पूरी पूर्णता के साथ करता है। एक कोयल दूसरे के घोंसले में अंडा क्यों देती है? एक मधुमक्खी गणितीय रूप से सटीक छत्ता कैसे बना लेती है? डार्विन कहते हैं कि ये आदतें अचानक पैदा नहीं हुई। जैसे एक लंबी गर्दन वाले जिराफ को फायदा मिला, वैसे ही उस जानवर को भी फायदा मिला जिसकी आदत थोड़ी बेहतर थी। डार्विन हमें अपने पालतू कुत्तों की ओर ले जाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे इंसानों ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए कुत्तों की आदतों को बदला। पॉइंटर कुत्ता उसे किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन वो शिकार देखते ही एक खास मुद्रा में खड़ा हो जाता है। शेफर डॉग वो भेड़ों को चराने की कला लेकर ही पैदा होता है। डार्विन का तर्क था, यदि इंसान चयन करके जानवरों की दिमागी आदतों को बदल सकता है, तो प्रकृति, नेचर लाखों सालों में क्या कुछ नहीं कर सकती। अब कहानी मुड़ती है प्रकृति के एक विचित्र उदाहरण की ओर। कोयल अपने अंडे खुद नहीं सेती, वो उन्हें छोटे पक्षियों के घोंसले में छोड़ देती है। दुनिया इसे ईश्वरीय रचना मानती थी, लेकिन डार्विन ने इसे एक उत्तरजीविता की रणनीति बताया। उन्होंने तर्क दिया कि प्राचीन काल में शायद कुछ कोयले कभी कभी दूसरे के घोंसले में अंडे देती थी। इससे उन कोयलों को फायदा हुआ, उन्हें अंडा सेने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ी और वे अधिक अंडे दे सकी। धीरे धीरे ये गलती एक नियम बन गई। डार्विन ने एक ऐसी प्रजाति का जिक्र किया जो रोंगटे खड़े कर देती है, फॉर्मिका सैंग्विनिया। ये चींटियां दूसरी प्रजाति की चींटियों के घरों पर हमला करती हैं, उनके बच्चों को उठा लाती है और उन्हें अपना गुलाम बना लेती है। डार्विन ने स्वयं इनका अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि ये गुलाम चींटियां अपने मालिकों के लिए घर बनाती है और खाना लाती है। डार्विन ने समझाया कि ये कोई पाप या नैतिक बुराई नहीं है, बल्कि ये भी विकास का एक हिस्सा है। जिस चींटी कॉलोनी ने गुलाम रखना सीखा, वो अधिक शक्तिशाली हो गई और उनके जीन आगे बढ़े। अध्याय का सबसे रोमांचक हिस्सा वो है जहां डार्विन मधुमक्खी के छत्ते की चर्चा करते हैं। गणितज्ञों का मानना था कि छत्ते का हेक्सागोनल आकार दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग है, क्योंकि इसमें कम से कम मुंह में सबसे ज्यादा शहद समाता है। डार्विन ने इसे चमत्कार मानने के बजाय एक प्रयोग किया। उन्होंने दिखाया कि मधुमक्खियां बस गोल गड्ढे बनाना शुरू करती हैं। जब कई मधुमक्खियां एक साथ गोल गड्ढे बनाती हैं, तो जहां उनकी दीवारें आपस में टकराती हैं, वे दबाव के कारण अपने आप षटकोण बन जाती हैं। प्रकृति ने मधुमक्खी को गणित नहीं सिखाया, प्रकृति ने उसे केवल मोम बचाने की किफायत सिखाई। डार्विन यहां एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सहज प्रवृत्तियां हमेशा परफेक्ट नहीं होती, कभी कभी वे गलतियां भी करती है, और यही इस बात का सबूत है कि इन्हें किसी पूर्ण शक्ति ने नहीं बनाया, बल्कि ये धीरे धीरे विकसित हुई है। यदि कोई आदत जानवर के लिए हानिकारक होती, तो वो जानवर मर जाता और वो आदत खत्म हो जाती। केवल वही आदतें बची जो जीवन बचाने में सहायक थी। निष्कर्ष, अध्याय के अंत में डार्विन पाठक को एक सुकून भरा विचार देते हैं। वे कहते हैं कि हमें इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि कोयल का बच्चा अपने सौतेले भाइयों को घोंसले से बाहर धकेल देता है या चींटियां गुलामी करवाती है। हमें यह देखना चाहिए कि यह सब प्रकृति के एक महान नियम का हिस्सा है। गुणों का विकास, ताकतवर की जीत और प्रजातियों का निरंतर परिष्करण। वे लिखते हैं कि सहज प्रवृत्तियां कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक चयन की वो अदृश्य शक्ति है जो हर जीव को जीवित रहने का हुनर सिखाती है। तो दोस्तों, ये था डार्विन की किताब का 7वां अध्याय। क्या आप जानते थे कि आपकी आदतों के पीछे भी लाखों सालों का विकास छिपा है? अगर आप अगले अध्यायों की कहानी भी सुनना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें
और सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, हम सिर्फ शरीर से इंसान नहीं बने, हम अपनी प्रवृत्तियों से भी विकसित हुए हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। आपने मुझे इतना ध्यान से सुना, उसके लिए हृदय से धन्यवाद।